नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से करवाना चाह रहा हूं जो गंगा किनारे के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अभयपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। पिता के साथ खेतों में भी खूब हल जोता है उन्होंने, मतलब उनको खेती किसानी भी आती है। संस्कृत पढ़ना बहुत शौक़ है उनका, संस्कृत पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक सेक्रेटरी होम भी रह चुके हैं, वो भी खिताब उनके पास है। मैं बहुत स्वागत करता हूं 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम साहब का, जो फिलहाल छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक है। नमस्कार सर। सर थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं सर। उत्तर प्रदेश का गांव फतेहपुर, जहां से आप जन्म लिए हैं सर, थोड़ा सा गांव के बारे में बताएंगे। अभयपुर से सर। हमारा गांव जो है वो फतेहपुर और कानपुर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, गंगा जी के किनारे, जहां गंगा और उसकी एक सहायक नदी बहती है। हमारा बचपन उसी गांव में बीता है और 8वीं क्लास तक मैं उसी गांव में पढ़ा हूँ। और गांव में पढ़ने का लाभ ये हुआ कि मुझे खेती, गोपालन, नौका चालन और इस तरह से जुड़ी हुई बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका एक्सपोज़र बचपन से मिला है। एक गाना था सर, मैं छोरा गंगा किनारे वाला। हाँ, गंगा किनारे का छोरा होने के नाते बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि मुझे तैराकी बहुत अच्छी आती है। बचपन से मैंने कहीं तैराकी सीखी नहीं। गंगा जी का बहुत ही विशेष नेचर था उस समय कि बाढ़ के दौरान वो बहुत बड़ा इलाका बाढ़ में पानी में डूब जाता था। तो उस पूरे क्षेत्र में जो निषाद, जो केवट कौम के लोग रहते थे, मछली पालन उनका मुख्य रूप से व्यवसाय था। तो उनको विस्थापित होकर अपने घर द्वार छोड़ के वो इधर जहाँ हमारा गांव था उस तरफ आना पड़ता था। पूरे वर्ष भर वो अपने गांव में फूस की छानी उस छप्पर में रहते थे और अब बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन इस दौरान जब बाढ़ आती थी तो अपने उनके पास बोट भी होते थे, वो ले करके वो इधर की तरफ आते थे। उनके साथ कुछ मवेशी होते थे, उन सब के लिए चारे की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, इन सब में हम लोग उनकी मदद करते थे। तो इसलिए हमको उस क्षेत्र का, उस समय का बहुत अच्छा स्मरण है। गांव में पैदा हुए हैं सर, पिता किसान रहे हैं सर, एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ आप रखते हैं सर। यूपीएससी की तैयारी बहुत मुश्किल होती है सर, और यूपी में तो कहा जाता है सर कि लड़का जब पैदा होता है तो माँ बाप का शुरू से सपना होता है कि वो यूपीएससी फाइट करे, या तो कलेक्टर बने व एसपी बने। आपके मन में भी शुरू से था सर यूपीएससी फाइट करूँगा? हाँ, मैं 8वीं क्लास तक गांव में पढ़ा हूँ। उसके बाद इलाहाबाद पहुँच गया। इलाहाबाद में मेरे भैया पहले से पढ़ रहे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और इस नाते मैं 9वीं क्लास के बाद से ही इलाहाबाद चला गया था। इलाहाबाद का माहौल ऐसा था कि वहाँ पर सभी जो भी स्टूडेंट थे, हमसे जो बड़े थे, वो सब बीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम देते रहते थे। उस दौरान इलाहाबाद से बहुत अच्छा सिलेक्शन भी होता था। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी थी, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स। तो हम भैया के साथ उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल और सीनेट हाउस वगैरह जब देखते थे तो हमको उससे बहुत विस्मित होते थे हम। और हाई कोर्ट होने के नाते बड़े विद्वान जजेस और वकील वहाँ पर बहुत होते थे। उनकी किस्से कहानी, फिराक गोरखपुरी के किस्से कहानी की विद्वत्ता वहाँ पर पूजी जाती थी। इस नाते इलाहाबाद जो है वो मेरे लिए बहुत ही विस्मय और एक प्रगति के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी। 8 सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की है सर, और मैथ्स और फिजिक्स साइंस पीसीएम का भी उस समय बहुत जलवा हुआ करता था सर। तो आर्ट्स लेने का ये मेन कारण था सर यूपीएससी की, या पढ़ाई में आगे बात जाने के बाद डिसाइड हुआ यूपीएससी करना? हाँ, मैथ्स और फिजिक्स मेरी रुचि के विषय भी नहीं थे। वैसे भी लक्ष्य था शुरू से ही कि अगर कंपटीशन देना है तो उसमें ये सब्जेक्ट्स का बहुत स्कोप नहीं था उस समय। ज़्यादा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ही अच्छा रिज़ल्ट आता था उनका। इस नाते मैं शुरू से ही आर्ट्स में की सब्जेक्ट की तरफ चला गया और साइंस की तरफ नहीं गया। कहते हैं सर कि बच्चे का पहला जो गुरु होता है वो माता पिता होते हैं सर।
पिता से कभी इस बारे में कोई प्रेरणा मिली सर कि इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, यूपीएससी करना है? क्या कोई सपना था उनका जिसको आपने पूरा किया? नहीं, पिता चूँकि मेरे बड़े भैया पहले से ही इस दिशा में आगे बढ़े थे। पिता शिक्षा के बारे में बहुत सतर्क थे। उनका ये कहना था कि शिक्षा नौकरी के लिए नहीं। एक बार ऐसा वाक़या मेरे साथ हुआ था कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद LIC की नौकरी मुझे मिल गई थी। तो मैं डायलेमा में था, सोच रहा था, पिताजी से बोला कि अब मैं नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाकी तुम्हारे सब भाई लोग जो हैं वो MA पढ़ लिए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और तुम सिर्फ ग्रेजुएट रहोगे या तो अच्छा नहीं है, क्या ज़रूरी है अभी नौकरी। तब मैं बहुत यंग था, अभी आगे और पढ़ लो। तो उसके बाद फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन किया और आगे पढ़ाई शुरू करी। आज भी वो बात याद आती है सर? नहीं तो शायद आज कहीं ना कहीं किसी LIC दफ्तर में ही आप होते, अगर नहीं मानते पिता की बात। बिल्कुल बिल्कुल। भाइयों के बारे में बताएंगे सर? जैसे कि आपने बताया कि सभी काफ़ी पढ़े लिखे रहे हैं सर परिवार हाँ, में। मेरे बड़े भैया उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके वहीं से वकालत करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। जब हम गए थे उस समय वो पढ़ रहे थे, उस समय कंपटीशन दे रहे थे। उनसे छोटे वाले भैया गांव में हैं जो खेती वगैरह देखते हैं। फिर उनसे छोटे UP PCS में अफसर थे। उसके बाद मैं हूँ, मेरे से एक छोटा ब्रदर है जो कि गांव में खेती भी देखता है और व्यवसाय भी करता है कुछ। सर मैंने जितना आपके बारे में जाना है, MA आपने किया है सर राजनीति विज्ञान से, और JNU में भी आप पढ़ाई की है सर, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे सर? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून MPhil विषय में मैंने JNU में एडमिशन लिया था। उसके पहले मैंने JNU में 1 वर्ष तक हिंदी का विद्यार्थी भी रहा हूँ, हिंदी साहित्य का। और उस दौर में नामवर सिंह प्रोफेसर हुआ करते थे हमारे, नामवर सिंह जी, केदारनाथ सिंह जी, ये हिंदी के जो बड़े नाम हैं, इन सब हमारे उस समय पढ़ाते थे हमको। उनके साथ लगभग 1 वर्ष तक मैं पढ़ता रहा। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की फेलोशिप में। तो मैंने फिर वो जो MA कर रहा था वो छोड़ करके इंटरनेशनल लॉ ज्वाइन कर लिया। तो अब इंटरनेशनल लॉ में फिर मैंने वहीं से MPhil किया। MPhil के बाद मैं PhD कर रहा था उसमें यूनाइटेड नेशंस विषय पे, लेकिन फिर इस बीच सिलेक्शन होने से मैं इधर आ गया। सर ये जो आप कोर्सेज आप कर रहे थे सर, ये सब अपने आप में ही काफ़ी समय इनको देना पड़ता है सर। उस समय से बचाकर समय UPSC के लिए निकल जाता था तैयारी के लिए? असल में UPSC बहुत बड़ा जादू है और उसके बारे में कोई सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता है कि उसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो मैं सामान्य पढ़ाई कर रहा था, UPSC के लिए अलग से पढ़ाई करने का अवसर सिर्फ मुझे JNU में जब एप्लीकेशन भर दिया UPSC का, उसके बाद ही शुरू किया। उसके पहले तक जो नॉर्मल कोर्स की पढ़ाई थी वो कर रहा था। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे विषय पढ़ने का शौक़ था, तो उस नाते तमाम चीज़ें पढ़ते रहते थे। और इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा विषय था, JNU में होने के नाते एक्सपोज़र भी बहुत था, दुनिया में क्या हो रहा है वो सारी जानकारियाँ हमारे पास थी। तो UPSC उस हिसाब से आसान रहता है कि आपको देश दुनिया की खबर रहती है। प्रेरणा स्रोत जितना मैंने आपसे बातचीत की सर, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तक पहुँचने में मेन प्रेरणा आपके भाई रहे हैं सर। उनके बारे में कुछ बताना चाहें, उनसे साथ कुछ ऐसी यादें हो जो शेयर करना चाहें? बिल्कुल, हमारे बड़े भैया जो हैं जब हम इलाहाबाद पढ़ने के लिए 9th क्लास में इधर आए, उस समय वो LLB कर रहे थे। उसके पहले भी मैं इलाहाबाद उनके साथ किसी और पढ़ने के लिए नहीं बल्कि कुंभ वगैरह के हिसाब से आया था। तो एक बार मुझे याद है वो पकड़ के मुझे यूनिवर्सिटी दिखाने ले गए थे कि देखो ये सेनेट हाउस है, यहाँ पर फिराक गोरखपुरी का ये जहाँ पढ़ाते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, ये पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट है। जहाँ डेलीगेसी में जहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते थे वो हॉस्टल भी मुझे दिखाए। बच्चे कैसे टेबल लगा करके और कैसे पढ़ते थे। बड़ा एक लॉज या हॉस्टल में जाने पर भी एक पर्टिकुलर टाइम पे इतने बच्चे होने के बावजूद भी बड़ी शांति, तो मुझे वो बड़ा आकर्षक लगा था। तो वो एक मेरे लिए अच्छा था कि पढ़ने के प्रति एक प्रेरणा मिली और विद्वत्ता के प्रति आदर का भाव जगा।
जो गांव, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं सर, उसके बाद अचानक इतना बड़ा शहर इलाहाबाद, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, अब तो प्रयागराज के नाम से जानते हैं सर, वहाँ की कुछ यादें आप जब, क्योंकि गांव से जब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं रही, आपने बताया 9 से फिर आप इलाहाबाद आ गए थे, एक गांव का बच्चा जो गांव के परिवेश में पढ़ा लिखा, माता पिता के साथ रहा, वो अचानक इतने बड़े शहर में आ गया, कुछ झिझक रहती थी मन में उस समय सर? हाँ, शुरू शुरू में जो हमारे अंग्रेजी के टीचर थे, वो जब अंग्रेजी में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, वो मेरी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैंने हिंदी माध्यम में गांव में पढ़ाई किया था। तो वो जो इतनी स्पीड में वो इक्वेशंस वगैरह जो बोलते थे, वो मेरे शुरुआती दौर में वो रजिस्टर नहीं होता था। तो फिर अपने मित्रों की मदद धीरे धीरे ले करके और फिर मैंने उसको पिकअप कर लिया। दूसरा, हमारा वहाँ इलाहाबाद के जो दोस्त थे, वो उस फिल्मों का दौर हुआ करता था। मैं पिक्चर देखने से मरहूम था, कभी उसके पहले पिक्चर वगैरह देखी नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ गया तो पिक्चरों के प्रति आकर्षण वाला लड़का जो मेरा मित्र बना, वो रोज़ मुझे वहाँ की चंद्रलोक टॉकीज़ ले जाता था। वहाँ की सबसे अच्छी टॉकीज़ है, उसमें ईस्टमैन कलर पोस्टर्स लगते थे, और इसमें ये हीरो है, ये डायरेक्टर है, ये म्यूजिशियन, म्यूज़िक का कंपोज़र है, उसको सब चीज़ याद रहती। एक फ़िल्म देखता था, उसकी स्टोरी इतने अच्छे तरीके से नैरेट करता था कि कोई जिस बच्चे ने वो फिल्म नहीं देखी, उसके सामने वो इमेजरी बहुत स्पष्ट हो जाती थी। और कई बार तो वो उस कहानी को सुनाते सुनाते वो उसकी तरह एक्ट भी करने लगता था। तो उस प्रकार के मित्र भी मिले। फिर धीरे धीरे पिक्चर देखने का शौक आपको था कि नहीं सर? नहीं, मैं पिक्चर बहुत कम देखता था। बहुत कम देखते थे, मतलब वो बता देते थे ऐसी मूवी तो आप इमेजिन कर लेते थे कि आपने देख लिया है। हमको वो दिखाने बहुत, उससे इतना मेस्मराइज था वो पिक्चर से कि वो, अरे उस फिल्म में उसने ऐसा किया है, उसमें ये डायलॉग बोला है, उसको ये सब याद रहता। और मुझे ये बातें आकर्षित नहीं करती थी, मुझे वो पोस्टर या वो देख करके कोई बहुत आश्चर्य या कोई बहुत आकर्षण नहीं होता था। यूपी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते रहते हैं सर, उन लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत होती है सर। आपने बताया कि आपने अलग से कोई कोचिंग नहीं की, पढ़ाई करते करते ही आप, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? तैयारी कैसे करनी चाहिए सर? कोचिंग का ज़माना ही नहीं था। मैं जब यूपीएससी दे रहा था, उस समय प्रीलिम्स मेंस एग्ज़ाम के लिए कोई कोचिंग नहीं थी। इंटरव्यू वगैरह के समय में एक बाजी रामन राव करके दिल्ली में थे, वो कोच कर देते थे। मैंने भी 2-4 दिन उनके कोचिंग में को लोगों ने कहा कि वहाँ जाने से पर्सनालिटी, कैसे सवाल इंटरव्यू बोर्ड पूछता है, उसका ज्ञान हो जाएगा। पर मुझे कोई बहुत उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि आपका ओवरऑल व्यक्तित्व और जो ओवरऑल स्टडी है आपके जीवन में, जो भी आपने पढ़ा लिखा है ज्ञान, वो काउंट करता है। यूपीएससी के लिए इसीलिए मैंने पहले शुरू में ही बताया कि उसका कोई एक गुर नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कोई मॉडल नहीं है। इसीलिए कोचिंग्स बस चल रही हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल हो जा रहे हैं तो उससे अपना नाम जोड़ ले रहे हैं। खुद की मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर हमेशा? डेफिनेटली, जब तक बच्चे में वो काबिलियत नहीं है तो कोई कोचिंग उसको आगे नहीं ले जा सकती। जब आपका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ सर, तब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़। शुरुआत एसडीओपी कवर्धा, फिर सीएसपी बिलासपुर, एडिशनल एसपी जबलपुर, एडिशनल एसपी भोपाल, कमांडेंट बटालियन, फिर एसपी भी आप रहे, राजगढ़ में भी आप रहे सर, बाकी तो फिर छत्तीसगढ़ के लगातार जिलों में आप रहे सर। मतलब मध्य प्रदेश से भी उतना गहरा नाता रहा है जितना छत्तीसगढ़ से रहा है? बिल्कुल। मध्य प्रदेश में पहली बार एक इंटरव्यू देने आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, इंदौर में इंटरव्यू था, और इस नाते उसका रिटर्न भोपाल में था। तो भोपाल शहर को पहली बार मैंने देखा तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसका जो बहुत सुंदर तालाब है और उसके ऊपर में एक विंड एंड वेव्स कैफ़े है, उस कैफ़े में गया, वहाँ उस दिन बारिश हो रही थी, तो उतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद, बड़ा तालाब कहते हैं, बड़ा तालाब, मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षक लगा। और मैं वैसे भी प्रकृति प्रेमी आदमी था, तो मेरे मन में आया कि इस प्रदेश में ही नौकरी मिले तो अच्छा। तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी सिलेक्शन हो गया मेरा, लेकिन इसी बीच यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, और जैसे भी नियति हो हमको मध्य प्रदेश काडर ही मिला। और बाद में मेरी 2 साल तक पोस्टिंग भी भोपाल में रही। उसी विंड एंड वेव्स कैफ़े पे रात में बहुत गश्त करते हुए बहुत बार मैं बैठा हूँ भोपाल ताल के ऊपर में,
और इसलिए मुझे ये कह सकता हूँ कि जो आदमी जो दिल में जो उसके इच्छा होती है, ईश्वर उसको पूरा करता है। सर लेकिन जितना आपके बारे में मैंने जाना सर, प्रकृति से बहुत प्यार है आपको, लिखने पढ़ने के बहुत शौकीन हैं आप। पुलिस की जॉब एकदम विपरीत है सर, तो इसको ढालने में थोड़ा सा समय लगा। मैंने बताया आपको, मेरी चॉइस नहीं थी, पर मैंने जिन कारणों से इसको ज्वाइन किया वो कारण बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा 100% अच्छी नहीं होती है। लेकिन जिन कारणों से मैंने नौकरी ज्वाइन की थी उसका मुझे भरपूर आनंद मिला। आपने बताया कि सरगुजा, जशपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में मैं जब रहा तो मैंने वहाँ के लोगों को, वहाँ की खूबसूरत नेचर को, प्रकृति को और उसके इंटीरियर्स को घूमने का जो काम किया है, उससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। मैं पहले ज़िले में जब एसपी था, कोरिया ज़िले में, तो शायद उसका कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां मैं गया ना हूं। मुझे शौक़ था, जब फर्स्ट हाफ एसपी ऑफिस देखता था, सेकंड हाफ गांव का दौरा करता था। तो वो उस नाते मुझे अपनी शौक़ का काम मिल गया, विभिन्न लोगों से मिलना और अंदर जंगलों के अंदर जाते हुए लोगों से मिलना, आदिवासी जीवन को देखना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनके घर को देखना कि किस तरह से घर बना के सजा के रखते हैं वो। एक हमारा उत्तर प्रदेश है जहाँ बहुत कंक्रीट ईंट के मकान मिलते हैं, लेकिन उतना सुकून और उतना सफाई नहीं रहती उन मकानों में। लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिम जीवन में आप बिल्कुल झोपड़ी नुमा मकान में जाएंगे, लेकिन बहुत सफाई और बहुत सुकून दिखता है। अब जो यूपीएससी सेलेक्ट होकर जो आईपीएस बन रहे हैं सर, बहुत सारे अधिकारियों से मुलाकात होती है सर, लेकिन अब वो जनता के प्रति वो डेडिकेशन बहुत कम हो रहा है सर। ट्रेनिंग की कमी आप मानते हैं? इंट्रोवर्ट है बहुत सारे अधिकारी, मिलना पसंद नहीं करते, उनको ऐसा लगता है मैं आईपीएस बन गया मतलब मेरा आज से मैं एसपी हूँ भाई, मुझे नीचे वालों से कोई मतलब नहीं। ट्रेनिंग में कमी है सर, यूथ में जो आज आ रहे हैं उनमें कोई अंदर से कमी है, या ये डिग्री मिलने के बाद अब ये माना जाए कि पैर जो ज़मीन में रहना चाहिए वो ज़मीन में नहीं रहता? नहीं, अभी आप ये पूरी तरह से सभी अफसरों के बारे में नहीं कह सकते। बहुत अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें पुलिस की सर्विस एज ए चॉइस, एज ए पैशन बहुत आकर्षित करती है और वो उसके लिए काम करते हैं। हाँ, कभी कोई विपरीत परिस्थिति में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाने पर अपने जीवन में कभी कभी विचार बदल जाता है। जैसे कभी कभी, क्योंकि ये नौकरी ऐसी है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। आपके कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर और आपके बाहर दोनों होते हैं। तो उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में अगर उसको कहीं सही काउंसलर नहीं मिला, कोई उसको सही मेंटर नहीं मिला, तो उसकी दिशा बदल जाती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि ट्रेनिंग के साथ साथ जब वो डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जिन ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं, अगर उनको सही मेंटरिंग किया जाए और किसी क्राइसिस के दौर पर उनको कोई सही काउंसिल करने वाला मिल जाए, तो निश्चित तौर पर उनमें इस प्रकार की कोई विकृति नहीं आएगी। नक्सल में भी काम करने का अनुभव आपको है सर, अलग अलग ज़िलों में आईजी बस्तर भी आप रहे। नक्सल फ्रंट पर बहुत अच्छा कर रही है फिलहाल फोर्सेस सर, इस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे सर? नहीं, नक्सल पर तो छत्तीसगढ़ ने बहुत कठिनाई से सीखा है। हमारे यहाँ के फोर्स ने बहुत बलिदान दिए हैं और उसके आधार पर आज जिस स्थिति में पहुँचे हैं वो बहुत कठिन तरीके से सीख के पहुँचे हैं। इसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस के आने के बाद हमारा जो डोमिनेंस है, पहले हम बहुत मेगर स्ट्रेंथ थी, हमारे प्रदेश की नफरी बहुत कम थी, तो हम अपने कैंप भी, थाने भी बचाना मुश्किल होता था, कई बार थाने पे हमला हो जाता था। सिक्योरिटी फोर्सेस जब केंद्र से आए, सीआरपीएफ और बीएसएफ, उनकी जो स्ट्रांग प्रेजेंस है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे अपने फोर्सेस ग्रो हुए, एसटीएफ हुई, डीआरजी खड़ी की गई और लगातार अंदरूनी एरियाज़ में हमारा इनग्रेस हुआ। फिर राजनीतिक तौर पर भी बहुत स्पष्ट दृष्टि और एक स्ट्रैटेजी का बहुत क्लियर होना, केंद्रीय और राज्य के स्तर पर विकास और सुरक्षा के बारे में बहुत स्पष्ट धारणा का होना, ये बहुत बड़ी सफलता का रहस्य है। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू बन रहा है सर धीरे धीरे। आप ये मानते हैं कि पुलिसिंग को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है? क्योंकि पहले मुझे याद है सर कि एक थाना प्रभारी जब थाने में आता था तो उसको थाना इलाके का हर एक बच्चा उसको जानता था। अब शायद
वो चीज़ें भी नहीं है, थाना प्रभारी जब निकलता है बहुत कम, उसको लोग जानते भी नहीं। एसपीस का भी वही हाल है। लगता नहीं लॉ एंड ऑर्डर में और क्या आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? नहीं, ये मैं मानता हूँ कि पुलिस की प्रभावशीलता, इफ़ेक्टिवनेस कहिए, वो कम हुई है। पहले जो काम 4 जवान कर लेते थे, अब उस काम को करने में 40 जवान भी कई बार कम पड़ते हैं। तो उसका कारण ये है, एक तो बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि सोसाइटी का डिस्ट्रस्ट और पुलिस पर थोड़ी विश्वसनीयता की कमी। सोसाइटी ने सडनली ये डेवलप किया कि पुलिस जो है वो उसकी सुविधा के लिए नहीं, उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, थोड़ा एक एडवर्सेरियल रिलेशन दिखता है, वो कॉलोनियल हैंगओवर है। जब हमारे देश अंग्रेज का राज था तो पुलिस एक कॉलोनियल टूल के बतौर इस्तेमाल होती थी। वर्दी वाला जब गांव में जाता था तो सारे लोगों के दिमाग में आता था कि ये आतताई है, और उस आतताई जैसी इमेज को हम अभी पूरी तरह से दिमाग से निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। अभी भी लोग थाना जाने को एक टैबू समझते हैं, और थाने में बहुत कोई स्त्री, कोई बच्ची, कोई महिला, उसको अभी भी थाना जाने में उतना विश्वास, उतनी नहीं हो पाता है। हमारी यही एक कमजोरी, इसको अगर हम दूर कर पाएँ कि हम कम्युनिटी से अपना रिश्ता अच्छा मजबूत कर पाएँ और कम्युनिटी का सपोर्ट हासिल कर पाएँ, तो ये कानून व्यवस्था की स्थितियाँ पैदा भी नहीं होंगी, और होंगी भी तो उनको बहुत प्रभावी तरीके से हम डील कर सकते हैं। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर एज ए डीजीपी? अभी बताया, जो चैलेंज है वही प्राथमिकता है। प्राथमिकता यही है कि हम किस तरह से जनता का विश्वास हासिल करें, एक क्रेडिबल पुलिस, एक विश्वसनीय पुलिस तंत्र को खड़ा करें, जहाँ जहाँ जो एनोमलीज़ है, जहाँ जो विषमताएँ हैं, जहाँ जो कमियाँ हैं, उनको दूर करें, और अपने फोर्स को प्रोफेशनल ढंग से काम करने के लिए ट्रेन करें, मोटिवेट करें। मैडम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? मैंने सुना एमएससी मैम ने किया है। हाँ, वो एमएससी बायोलॉजी में है, और वो बेसिकली ट्रेंड टीचर है, एमएड है, और उसने कुछ दिन यहाँ कुछ स्कूलों में पढ़ाया भी है, राजकुमार कॉलेज वगैरह में भी पढ़ाया है। पढ़ाना उसको अच्छा लगता है, लेकिन अभी आजकल वो हाउसवाइफ के बतौर काम करती है। सर, तो ये पढ़ाने का शौक और एक जंगल में घूमने का शौक, ये दोनों मर्ज कैसे हो पाते हैं? मर्ज हो जाते हैं बहुत। मैंने खुद के अपने शौक के लिए उसको कन्विंस कर लिया कि मेरे नेचर को मेरे आँख से देखो, तुमको बहुत आनंद आएगा। एंड शी हैज़ कन्विंस्ड कि नहीं, जंगल में भी बहुत आनंद है, और जंगल के साथ काम करना सबसे ज़रूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी काम है, आप अपना काम करते रहो, उसके साथ साथ अगर हम कुछ जीवन में अच्छा कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, नक्सल इलाकों में ऐसे कई जवान, कई ऐसे अधिकारी हैं जो सालों से नक्सल इलाकों में ही काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, मेरा क्या सभी का ये मानना है सर, कि एक ऐसी चीज़ हो कि भाई 10 साल आपको वहाँ काम करना है तो 10 साल आप काम करिए, उसके बाद आपको मैदानी इलाकों में भी काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो जहाँ है वो वहीं है, सालों से हो गया, 15-20 साल से वो इसी इलाकों में है। क्या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए सर कि समय समय पर उनको कम से कम मैदानी इलाकों में लाया जा सके? जिसका टेन्योर खत्म हो गया उसको दोबारा वहाँ नहीं भेजना है, उसको कम से कम मैदानी इलाकों में रखना चाहिए सर। नहीं, ये नक्सल और मैदानी इलाकों का भेद जो है ये बहुत रीसेंट चीज़ है। जब पुलिस का कैडर बनाया गया था उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में धारणा ये थी कि कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट कैडर का फोर्स था, वो जिस ज़िले का था उसी ज़िले में भर्ती होता था, तो उसके बाहर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वो उसी ज़िले में भर्ती हुआ, उसी ज़िले में काम करेगा और रिटायर हो जाएगा। जहाँ तक सब इंस्पेक्टर का प्रश्न है, वो स्टेट कैडर था, तो उसका ट्रांसफ़र इस रेंज से उस रेंज या इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट होता था। अभी भी वैसी ही बात है, और कांस्टेबल लेवल पर ट्रांसफ़र एक्सेप्शन है, वो मतलब रूल नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वो उसी ज़िले का में के लिए भर्ती हुआ और उसी ज़िले में उसको काम करना है। कोई विशेष परिस्थिति है, उसको कोई बीमारी है या उसकी कोई पारिवारिक समस्या है, तो एक्सेप्शनल केस में उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन एज ए रूल उसको अगर हम करेंगे तो शायद व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि जो मैदानी इलाके में जो मान लीजिए जो बिलासपुर में भर्ती हुआ है
उसको जबरियन आप मैं सब इंस्पेक्टर टीआई लेवल की बात कर रहा हूँ, शायद और बड़े सब अधिकारी। इंस्पेक्टर टीआई पूरे राज्य का कैडर है, उसको किसी प्रदेश के किसी भी जिले में काम करने के लिए ही भर्ती होता है वो। और जहाँ तक उसके बस्तर इलाके में किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक काम करने का प्रश्न है, वो सिद्धांत अगर कोई बहुत एक्सरसाइज करके बनाया जाए तो भी अलग अलग जवानों के, अलग अलग सब इंस्पेक्टर की जो फिज़िकल कंडीशन है, उसकी हेल्थ है, उसका एप्टीट्यूड है, उस पर इसको पूरी तरह से मैकेनिकल नहीं बनाया जा सकता है। कई सब इंस्पेक्टर ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेशनल अनुभव और जज्बा दोनों बहुत अच्छा होता है। कई ऐसे होते हैं जो कि वहाँ जाते ही उनकी सारी हाथ पैर फूल जाते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे हैं। तो पुलिस एक मल्टीफेरियस जॉब है, सब तरह के लोगों की आवश्यकता है। कुछ लोग जो ऑपरेशंस में अच्छे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ ज़्यादा समय वहाँ पर बस्तर में रहना पड़ा हो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपके सानिध्य में, आपके गाइडेंस में छत्तीसगढ़ पुलिस और आगे बढ़े सर, और जो चुनौतियां हैं उससे निश्चित तौर पर और बेहतर तरीके से निपटे, ऐसी हम सभी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। तो आपने सुना अरुण देव गौतम साहब को। देखिए, बिल्कुल साफ है, जो शौक है वो शौक है। पुलिस में आए हैं, बाय चॉइस आए हों चाहे जैसे भी आए हों, अब पुलिसिंग ही सब कुछ है। बहुत सारी प्राथमिकताएं इन्होंने गिनाई, निश्चित तौर पर जो चैलेंजेस हैं वही प्राथमिकताएं हैं। बहुत साफ तौर पर कहना है, देखिए बेसिक पुलिसिंग में पूरी तरह से ध्यान देने की बात वो कर रहे हैं। सबसे पहले वो यही कह रहे हैं कि आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना, ये पहली उनकी प्राथमिकता है। तो अफसरनामा में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।